अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही रिच पर्टिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमने पिछले हफ्ते भी आपसे बातचीत की थी इसी पैनल के थ्रू और आज भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने रिक्वेस्ट की है उसी पैनल को कि आज हम दोबारा असेंबल हों। लेकिन आज हमारे साथ नए एक साथी हैं, उनका भी मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ। लेकिन आज हमने बात जो करनी है वो लेटेस्ट जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से है। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि कल हमने इसी टीवी से एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर इस वक़्त शदीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रिज़ाइन दें और घर चले जाएँ। लेकिन अभी तक जो है वो उस पे कायम हैं, डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूँगा रिज़ाइन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मेरी जो पोज़ीशन है वो किसी वक़्त भी खाली नहीं रखी जा सकती। जब तक कि नया सदर कोई नहीं आता और जब तक कि नया सदर उस वक़्त तक नहीं आ सकता, जब तक कि इलेक्टोरल कॉलेज ना हो, तो उस वक़्त तक तब मैं नहीं जाऊँगा। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि कल हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी की सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हालाँकि पहले आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक थोड़ा-सा डिस्प्लेयर उनकी तरफ से आया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन जो डिमांड कर रही थी, तो इमरान खान साहब ने उनको सपोर्ट का ऐलान किया है। तो इसी पे ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ अपने पैनल का। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा। इनका बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, ये अपनी कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं और ख़वातीन के हवाले से भी इनका एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो इनसे भी ज़रा बात करेंगे और फिर इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असद फैज़ी साहब। असद फैज़ी साहब का भी ताल्लुक जो है वो अमेरिका से ही है, सिएटल से हैं और इनका भी ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ है और ये फंड रेज़िंग में और अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह में बहुत एक्टिव रहे हैं और काफ़ी दहाइयों से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और आज हमारे जो नए साथी हैं, वो हैं रबानी अख़ुंज़ादा साहब। ये हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और अमेरिका में ही हैं और बल्कि सिएटल में हैं। तो इसलिए इनको आज हम वेलकम करते हैं। अख़ुंज़ादा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला आपने। इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू होगी जी। टू स्टार्ट विद लेडीज़ फर्स्ट, जनाब डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा से गुज़ारिश करूँगा, डॉक्टर साहिबा आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है कि जो हमने बात की है प्रेज़िडेंट अलवी साहब के हवाले से कि उनके ऊपर अब प्रेशर क्यों इतना डाला जा रहा है? क्या नया कोई प्लान बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में जो कुछ भी उन्होंने मुश्किलात डाली हुई हैं, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाए और उनकी जो निशानियाँ कोई बाकी बच गई हुई हैं, उनमें से सबसे बड़ी निशानी तो प्रेज़िडेंट अलवी हैं, तो उनको भी भेजा जाए और उनकी जगह पे किसी ऐसे बंदे को लाया जाए, जो कि कल को अगर खुदा ना ख़ास्ता ये कोई सज़ा वग़ैरह दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो वो कहीं ये ना हो कि वो उसको कम्यूट कर दे और वो कहे जी कि नहीं माफ़ क किया जाता है। तो कोई आपके क्या ख़्याल है इस हवाले से? जी। जहाँ से मैं इसको देखती हूँ तो डॉक्टर अलवी के जो डिसीजंस पहले आए बेस्ड ऑन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेटेड एंड व्हाट एक्चुअली डिड पैन आउट एंड हैपेंड, जी। तो काफ़ी waters look murky to me. It's very unclear कि where he stood at that time and what kind of pressures he had to face, जो कि हम सबको पता है कि होंगे, I'm sure. जी हाँ। फिर डॉक्टर अलवी का बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन का नहीं है. हुँ, And we all know that or want to believe that he's a good man with a good head on his shoulders and he wanted to make the right decisions. जिन हुँ, प्रेशर्स में आके उन्होंने नहीं किया या डिले की उन चीज़ों को जिससे नुकसान हुआ इमरान खान को, पार्टी को और किसी हद तक मुल्क को भी. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी विल ओनली नो आफ्टर द बुल एक्चुअली लीव्स द चाइना शॉप हुँ। एंड द डस्ट सेटल्स कि किसने किसको क्या इंसेंटिव्स दिए या क्या प्रेशर्स थे और क्या पता चलेगा. बट इफ ही इज टेकिंग अ स्टैंड एट दिस पॉइंट, इट इज बेटर देन नॉट टेकिंग द स्टैंड राइट नाउ. बिल्कुल सही कह रही हैं, उनके बिल्कुल सही ऊपर कह रही हैं। औ जैसे और मेरा ख़्याल है कि सब लोग इस पे जो है ना एग्री करेंगे कि प्रेज़िडेंट अलवी शुड नॉट रिज़ाइन, क्योंकि अगर वो रिज़ाइन करते हैं, तो फिर उनके लिए जो है जो वो चाहते हैं, उनके लिए वो करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल. राइट? और ऊपर से एक तो उनके लिए आसान हो जाएगा और इनका स्टैंड लेना इफ दे डू समथिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल, मज़ीद एक्सपोज़ भी होंगे. हाँ, हाँ। असद फैज़ी साहब, आपका क्या ख़्याल है जी इस हवाले से? जी मैं असल में डॉक्टर अलवी को 18 साल से जानता हूँ। मेरी जी। हमारी पुरानी रफ़ाक़त है। जिस वक़्त जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे पीटीआई, जी हाँ, जी हाँ। हुँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस वक़्त पीटीआई सोशल मीडिया टीम वन ऑफ द अर्लीएस्ट हुँ। मेंबर्स, तो आई यूज्ड टू ओन इंसाफ.पीके। तो उनसे मेरी झड़पें रेगुलर बेसिस पे हुआ करती थी, हुँ, हुँ। क्योंकि हम दोनों झड़पें ही होती थी, समझते अच्छा। जी, उसकी वजह ये है वो जनरल सेक्रेटरी थे, मैं ओन हुँ। करता था वेबसाइट को, तो मैं झड़पें इस बात पे होती थी कि कंटेंट क्या होगा, हाँ, इंसाफ.पीके का, हाँ। क्या चीज़ जाएगी, हाँ। क्या चीज़ नहीं। हुँ, लेकिन डॉक्टर अलवी से ज़्यादा डिसेंट और मुहज़्ज़ब शख्स मैंने हुँ।
नहीं देखा। बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत और पीटीआई के साथ नफीस भी आदमी। हमेशा से बहुत नफीस आदमी है। हाउएवर मुझे जो पिछले दिनों उनके जो एक्शंस थे, उनसे मुझे थोड़ी मायूसी हुई, क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ उनको स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ उन्होंने 2-4 दफ़ा स्टैंड नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जब उन्होंने पूरा एक बंडल 15 लॉज़ का बना के आखिर में भेजा, तो वो हज करने के लिए चले गए और वो हाँ, वहाँ पे चलो। चेयरमैन चेयरमैन सेनेट को खुला आदिक हाथ देके संजरानी लेके साहब वो आ गए। बिल्कुल संजरानी साहब, ये कोई वक़्त तो नहीं था हज करने जाने का, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक को पता है वो बेसिकली अवॉइड करना चाह रहे थे, तो वो चले गए। फिर उसके बाद जब ये पूरा आपको मालूम है कि मिलिट्री कोर्ट्स का हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो साइन नहीं किया है। लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने जानबूझ के मेरे ख्याल से क्रिएट की एम्बिग्विटी, साइन तो नहीं किए लेकिन उन्होंने कोई नोट भी नहीं लिखा, फिर वो क्या हुआ उसका। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई अब प्रेसिडेंट का इख्तियार है इलेक्शन की डेट देना। तो भाई आप डेट दें बजाय इसके कि आप हाँ, हाँ। इलेक्शन कमीशन से मशवरे कर रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री से मशवरे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ सही नहीं रही। हाउएवर अब जो उन्होंने स्टैंड लिया है, देर आए दुरुस्त आए। अभी स्टैंड उन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा स्टैंड है और इनकी इसको ख्वाहिश यही बिल्कुल इनकी ख्वाहिश यही है कि वो हाँ, दोबारा चेयरमैन सेनेट संजरानी को वापस ले आए और अपनी मनमानी करें, जो चाहे मर्ज़ी करें। और डॉक्टर अलवी इस सिलसिले में एक रुकावट बने हुए हैं। मैं एक रुकावट बने हुए। डेफ़िनेटली बिल्कुल एप्रिशिएट करता हूँ इनको इस बात की। ठीक है, ठीक है। मैं ज़रा रब्बानी साहब को भी ज़रा ऑन बोर्ड लूँ कि रब्बानी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं, जो भी उन्होंने किया है, हम भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बल्कि मैं तो 2-3 दिन पहले तक भी प्रेज़िडेंट अल्वी को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि भई ये क्या तरीका है कि आप प्रेज़िडेंट हैं और प्रेज़िडेंट का एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है। ठीक है, इख्तियारात कम हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक आईनी ओहदा है। आप लेटर्स लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिख सकते हैं, उनकी तवज्जो मबज़ूल करवा सकते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि इस वक़्त जो है सूरत-हाल जो क्रिएट हुई हुई है और उनको एक नोटिस दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर वो नोटिस जो है वो पूरा हो चुका हुआ है। तो अब खुदा ना ख़ास्ता आप कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं फ़ोर्सी कर रहे कि उनके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की कोई क्रैकडाउन या उनकी फ़ैमिली पे कोई इस तरह का कोई मसला हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम इसरार कसाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस पैनल। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डॉक्टर अलवी साहब को बहुत सिक्योरिटी हासिल है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 44 वो बड़े वाज़े अंदाज में ये बयान करता है कि आप सिटिंग प्रेसिडेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास कौमी असम्बली और आपकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें ना हो। और इसके साथ आर्टिकल 47 वो भी बड़े वाज़े अल्फाज में बयान करते हैं, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं कि यू कैन नॉट इम्पीच अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज। तो सदर अलवी साहब इन माय सिर्फ ओपिनियन इज इन अ वेरी सिक्योर प्लेस। और जहाँ तक असद फैजी साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया, वो ये था कि अलवी साहब सदर बनने से पहले वो पीटीआई के कारकुन थे और पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए जो हालात पैदा किए गए 2022 के बाद, एग्रेसिवली पीटीआई को और पीटीआई के कारकुन को और इमरान खान को पुश्ड अगेंस्ट द वॉल किया गया। लेकिन उन सूरत हाल के बावजूद अलवी साहब पे जहाँ क्रिटिसिज्म आया, वो क्रिटिसिज्म यही था कि बड़े डिफेंसिवली उसने प्ले किया मसलहत की आड़ में। जो हम समझते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो ये था कि अलवी साहब मसलहत की आड़ में पाकिस्तान के अंदर जो कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है उनको एग्रेसिवली रोकने में नाकाम रहे थे। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, साइंटिफिक इस्तिलाह में हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट कहते हैं। और पीटीआई ने जो पंजाब और केपी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, उसमें भी ये चीज़ को इग्नोर किया गया था कि अगर हम यहाँ इस्तीफे दे देते हैं तो व्हाट आर सॉर्ट ऑफ द रिस्क दैट वी आर टेकिंग, और बदकिस्मती से बाद में उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लिहाजा वक्त की ज़रूरत यह है कि प्रेसिडेंट अलवी वो अपनी नशस्त पर मजबूती से बैठे रहें और पाकिस्तान के आइन और कानून की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर लें।
अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। और मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा है ना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी सपोर्ट जो पीटीआई को थोड़ी सी वो dwindle कर रही थी, वो वापस आ गई है। अच्छा, अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर रहीला, ज़रा मैं आपको और सबको ये सुनाता हूँ, जो कल की रिपोर्ट है वो मैं थोड़ी सी शेयर करता हूँ आपके साथ, कि ये जो जज साहब हैं, जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की साइफर केस की जो कल समाअत हुई है, उसमें प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, उसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद थे, और साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद, और ये टोटल 4 गवाह थे। तो ये जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया कि जी सितंबर 2022 को मेरी रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी जो थी, वो वज़ारत खारजा को वापस नहीं मौसूल हुई। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर जो थे, जो रिजवान अब्बासी साहब थे, उनकी मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज़ करते हुए कहा कि सामने लिखा हुआ बयान उनके सामने है, यहाँ मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर खारजा खड़ा है। गवाह को मालूम है उसने क्या बयान देना है। साबिक सेक्रेटरी खारजा दयानतदार आदमी है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। प्रोसिक्यूटर गवाह को लुकमे देने से गुरेज करें। अगर ऐसा ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आएं और सुना दें। इस पर जज हसनात जो हैं वो बोले कि अब बहुत हो गया, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आपका ये तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं। कार्रवाई बेहतर अंदाज में चल रही है तो उसे आगे बढ़ने दें। शाह महमूद ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर बोलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं खामोश नहीं रहूँगा। मुकालमा जारी था कि इस दौरान इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए, और यहाँ पे आपको पता है वो जो कल फिर थोड़ी-सी तल्खी हुई, और बोले यहाँ सिर्फ डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश हो रही है। शाह महमूद कुरैशी के एतराज़ात पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर के गवाह जो थे, उनके बयान के दौरान बात करने से रोक दिया और समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब समाअत के बाद जो हुआ है, वो ये हुआ है कि सुपरिटेंडेंट जो थे अडियाला जेल के, जिनका नाम असद वाइच है, वो बड़े सीखपा हो गए। उन्होंने कहा जी कि आप सहाफ़ियों से क्यों बात कर रहे हैं? तो इमरान खान भी इस पे फिर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, कोई मुझे मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकता, ये हमें गुलाम बना रहे हैं, गुलामी नामंजूर है। बाद में उन्होंने गैर रस्मी बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमें 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन यहाँ तो मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड की बात हो रही है। तो ये जो सूरत-हाल है, इसमें आप ये देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि एक सर्टिफाइड मनी लॉन्डर जो है, उसके तमाम केसेस खत्म कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो हैं, वो भी इस मुजरिम की मदद कर रहे हैं, और सीसीपीओ लाहौर जो है, वो सर्टिफाइड मुजरिम को सैल्यूट सैल्यूट कर रहा है। जमहूरियत हमें आज़ादी देती है, जमहूरियत का मतलब आज़ादी है, हमारी मुहिम कानून की हुक्मरानी के लिए है। और फिर उन्होंने कहा कि संडे को सब लोग निकलें और अपनी कैंपेन जो है, वो ओपन कर दें और लेके चलें। ये जो सूरत-हाल देख रही हैं आप डॉक्टर रहीला, इसमें आप क्या समझती हैं कि अब जो कुछ हम उस लेवल पे नहीं आ गए जहाँ पे अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा क्लियर होनी शुरू हो गई हैं कि उधर से इलेक्शन आ रहे हैं, उधर से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो चुके हुए हैं, और बाय द वे मुझे मेरी इत्तलात के मुताबिक परसों पीटीआई की एक मीटिंग उनसे हो भी चुकी है। तो इस सूरत-हाल में अब ये फँस गए हैं कि ना तो ये क्रैकडाउन ओपनली कर सकेंगे, ना ये उस तरह मुकदमात की पैरवी कर सकेंगे। अभी आपने देख लिया कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है, उन्होंने कहा जी कि आप ओपन कर रहे हैं, हम जो भी चाहे आप इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शनियरिंग जो है वो शुरू करें। तो मुझे लगता है कि ये इस वक़्त फँस चुके हुए हैं और इनके पास अब कोई समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई थिंक जितनी इंजीनियरिंग इन्होंने करनी थी और जो उनके प्लान्स थे ABCDEF, फॉर्चुनेटली PTI, Imran Khan, they kept on countering it, coming up with new strategies, defeating this step, defeating them at that step, thinking of out of the box solutions to this problem and that problem. इन्होंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि यहाँ तक ये पहुँच जाएगा और हमारी कंप्लीट इंजीनियरिंग नहीं होगी, हमारा कंप्लीट कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होगा। तो थोड़ी थोड़ी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इनकी ग्रिप इस पे से लूजन अप हो रही है, कि जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। इनकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के साथ, IMF के साथ एग्रीमेंट्स हैं दैट दे हैव टू ऑनर, और उनके क्लॉजेज हैं, उनकी कंडीशंस हैं कि आप ऑब्जर्वर्स को भी आने देंगे, आप ये कंडीशंस ना सिर्फ मीट करेंगे, वो मीट होते हुए नज़र भी आनी चाहिए, वरना इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। सो यू आर राइट कि ये लोग अब फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ हम ट्रेडिशनली मॉडल ये फॉलो करते थे इलेक्शंस को इंजीनियर करने का, आई मीन उससे तो बहुत 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा इन्होंने किया है, कि जितनी टेरराइज किया है कैंडिडेट्स को, पार्टी को डिसमेंबर कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, उसके बावजूद लोगों की सपोर्ट ख़त्म नहीं हो रही। और PTI जिस भी कंडीशन में है, मे बी नॉट अंडर अ फॉर्मल अम्ब्रेला, इट स्टिल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड दे विल कंटिन्यू टू फाइट। दे हैड और नॉट इसमें दैट। बल्कि इसमें डॉक्टर रहीला इसमें भी थोड़ा-सा कमेंट करें कि जो हमें ये बताया जा रहा था जी कि ये सब लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और ये इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो वो मैं कल सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब को,
वो कह रहे थे कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ठीक है इनके पास सिंबल्स अलग हैं, लेकिन दे आर पीटीआई कैंडिडेट्स एंड दे विल रिमेन एज पीटीआई कैंडिडेट्स आफ्टर इवन विनिंग द इलेक्शंस। तो उससे तो ये कंफ्यूजन खत्म हो रहा है कि ये अब आजाद हैं तो इनको जो चाहेगा खरीद लेगा। एब्सोल्युटली। और एक फनी चीज जो किसी ने आई थिंक एक ट्विटर स्पेस में मैं देख रही थी कि लेट्स से उन्होंने डिफरेंट इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। दो लोगों को, किसी को यहाँ पे प्याला दे दिया तो किसी को वहाँ बतख दे दी। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर आल्सो मेकिंग अ सिंबल विद द बतख होल्डिंग अ बैट and the pyala with the bat. So people are coming up with these ideas to just counter every strategy. It is almost comical at times. It is and it is very interesting actually. लेकिन ये है कि ये hats off these guys जो ये बना रहे हैं, मैं कहता हूँ कमाल इन्होंने कर दिया। असद भाई आप जरा मुझे बताएं, एक तो ये है कि इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर दें, दूसरा ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो भी अब जरा थोड़ा से लगता है कि ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज ककून और जलसे उन्होंने शुरू किए हैं। आज भी उनका लिया में मेरा ख्याल जलसा है शायद। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या नजर आ रही है जी आपको इस वक्त? जी पहले मैं थोड़ा सा वो पुरानी आपने जो बात की प्लीज देखिए, असल में उनके साथ एक और बहुत सारी इन्होंने जो कैलकुलेशंस की थी वो गलत हो रही हैं। एक तो ये कि पहले उनको खान साहब का जो प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वो बयान नहीं दिया जो ये चाह रहे थे देना। आजम खान ने जो बयान दिया वो काफी बैलेंस्ड बयान है, बल्कि अच्छा बयान है, वो बल्कि पीटीआई के हक में जाता है। वो पीटीआई के हक में जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं अंडर ओथ नहीं था, मेरे से मैं हल्फ पे नहीं बयान दिया था, जो 164 का हुआ था। वो उन सबसे तो इनकारी हो गए। उन्होंने कहा ये बयान है, और मेरे ख्याल से खान साहब ने इसीलिए उनसे कहा था कि कुरान पे हाथ रख के ओथ में। मैंने तो बल्कि कल आजम खान की बड़ी तारीफ की, क्योंकि वो हमारे बैचमेट भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि तुमने हमारी इज्जत रख ली है, बड़ा अच्छा किया तुमने। जी मैं मिला हूं, क्योंकि आजकल ब्यूरोक्रेट से कुछ आप कोई इतनी अच्छी तवक्कुआत नहीं रखते ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 2-3 दफा मिला उनसे, काफी सोबर आदमी। और आज क्या हुआ कि आज जो महमूद, क्या नाम है उनका पूरा, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे पहले, सोहेल महमूद। तो सोहेल महमूद साहब ने आज डेफिनेटली वो बयान नहीं दिया जो वो चाह रहे थे, जब भी उनका लॉयर बार बार इंटरप्ट करके उनको प्रेशराइज करना चाह रहा था, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने कहा आप इंटरप्ट ना करें उनको। और पीटीआई ने एक्चुअली, अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा और खान साहब ने भी एतमाद का इजहार किया उनके ऊपर, सोहेल महमूद साहब के ऊपर, कहा इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, उसे बोलने दें जो ये बोल रहे हैं, आप इंटरप्ट ना करें। तो ये जो उनका प्लान था ना कि बस सारे ब्यूरोक्रेट सब ऐसे ही चोर होते हैं और वो आएंगे बयान, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ है। और उनके लिए ये बड़ी मुसीबत पड़ गई है। ये एक आपको ये भी मालूम होगा, जज जो है बशीर साहब, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि वहीं से मैं रिजाइन कर दूँ। तो बहुत सारी चीजें वो जो चाह रहे थे, जिस तरह वो अल्लाह ताला ने कहा है कि एक प्लान तुम करते हो और एक मैं करता हूँ, और मेरा प्लान सब पे भारी है, तो ये हो रहा है। जहां तक उनका ताल्लुक नवाज शरीफ का ताल्लुक, देखें नवाज शरीफ बेचारे जो हैं वो बड़ा अजीब, एक सियासतदान जो 40 साल से सियासत कर रहा है, 3 दफा वजीर आजम बन चुका है, 4 दफा उनका फैमिली चीफ मिनिस्टर भी, और सब, वो इतना नी जर्क रिएक्शन देता है। एक दिन जलसा नाकाम हो जाता है तो वो कहते हैं मैं नहीं जा रहा, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं कोई जलसा नहीं करूंगा, जलसे कैंसिल हो जाते हैं। एक दिन जलसा थोड़ा सा बेहतर होता है तो वो एकदम शेर हो जाते हैं दोबारा। ये तो बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं ना, जो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा हो, जिसने जिंदगी में कभी सियासत ना की हो, ये तो उस तरह की सियासत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और बहुत ज्यादा, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत नीचे। और आज मैं सुन रहा था, आज मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर साहिबा ने लाहौर से ये कहा है कि नवाज शरीफ को मैं इतनी लंबी शिकस्त दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो उस हल्के से डॉक्टर यास्मीन जी, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और मेरे ख्याल में उनकी कॉन्फिडेंस की वजह भी बल्कि उनके साथ जो है वो आलिया हमजा मलिक साहिबा भी जो हैं वो भी कैंपेन कर रही हैं, और उनकी कैंपेन जो है वो भी बहुत इफेक्टिवली चल रही है। और वो इंशाल्लाह ये जो हमजा शहबाज के मुकाबले में है, तो वो हमजा को भी मुझे लगता है कि वो भी हरा देंगी। जी, और इनको ये नजर आना शुरू हो गया दीवार पे लिखा हुआ, ठीक है ना, राइटिंग ऑन द वॉल। तो वो अब जो है वो कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं कि कभी जलसे कैंसिल कर रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं जलसे के अंदर। मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता रहेगा और ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती। नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें नजर आएंगी। और हमें वैसे भी खैर आपने आज जो पीछे वो
एक आयत फबिय्यी रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान रखी भी है उससे भी हम हौसला मिल रहा है कि कुछ ना कुछ जो नेमतें जो हैं वो आने वाली हैं। अच्छा जी, जी जी रबानी भाई ज़रा आप मुझे बताएं कि आज चूंकि नवाज शरीफ केपीके में थे और वो पूछ रहे थे केपीके के लोगों से, भाई आपने वोट दिया था उस गवर्नमेंट को जिसने तबाही फेर दी, और मैंने देखो बनाई मोटरवे, आज आप 1.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, पहले आप 5-6 घंटे में पहुंचते थे। तो क्या वाकईतन केपीके वाले इतने ही बेवकूफ हैं कि वो बगैर किसी वजह से उसको सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, और कोई उन्होंने काम नहीं किया था? इसमें कसाना साहब दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि केपी की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें तो 47 के बाद, पर्टिकुलरली 70 के बाद जब से इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर किसी भी पार्टी ने 2 दफ़ा कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट नहीं बनाई है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीटीआई वाहिद एक पार्टी थी कि जिसने 2013 और 18 के बाद वहाँ भी अपनी हुकूमत बनाई। तो इट शोज़ कि पश्तून लोगों का जो कॉन्फिडेंट है खान साहब पर, और उसमें कमाल की बात यह है कि वहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट्स थे पीटीआई, उनमें से खासकर मैं बिजौड़ की बात करना चाहूँ, वहाँ पे हमारा एक कैंडिडेट था कि जो एक चाय की दुकान चलाता था, लेकिन जो ही खान साहब ने उनको टिकट दिया पीटीआई का, एंड बेस्ड ऑन दैट ही वन द इलेक्शन फॉर द नेशनल असेंबली। सो ये इस बात की रिवायत है और इस बात का इकरार है कि पश्तून लोगों के अंदर जो भी खान साहब के साथ खड़ा होगा वो जेवर बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा, और जो भी खान साहब के अगेंस्ट होगा वो फ्लॉप होगा। ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आज भी केपी के अंदर जो सर्वेज हो रहे हैं, केपी के टोटल 45 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर, 10 खवातीन की बनती हैं, तो ओवर 90% यहाँ तक बात की जाती है कि डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल that the current government is creating for PTI candidates, इसके बावजूद 95% नशिस्तें PTI जीतेगी कौमी असम्बली के अंदर, और इसी तरह 3/4 अक्सरियत से सूबाई असम्बली के अंदर वो नशिस्तें जीत जाएगी। और जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, मानसहरा इनका एक बहुत पुराना, इनका अपना नशिस्त है कि जहाँ पर शाहजहां यूसुफ, उनके वालिद पहले PML नून से MNA मुंतखब हो गए थे, और उनके जो दामाद है मरियम के हस्बैंड, वो भी मानसहरा से उनका ताल्लुक है। तो पूरी केपी के अंदर के जहाँ पे सेफ हाउस के जहाँ पे वो जा सकते थे, तो उस इलाके को बड़े टेक्निकली उन लोगों ने पिक किया ताकि पाकिस्तान के अंदर ये तासुर फैलाया जाए कि पश्तून लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर मियाँ साहब इतनी ही कॉन्फिडेंट है पश्तून लोगों के ऊपर, तो पेशावर जाकर देखे, मर्दान जाकर देखे, सवाबी जाकर देख ले, तब पाकिस्तानी आवाम को ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो पश्तून लोग हैं वो किसके साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रहीला, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पोस्ट इलेक्शन ज़रा सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि उसमें आपको पता है कि जो हमारे एक सहाफ़त के कामरान खान हैं, एक सियासत के कामरान खान हैं, और वो हैं फैसल वाउडा साहब। ये जो फैसल वाउडा साहब हैं, ये फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब के बगैर आइंदा हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी, लिहाजा इसका मतलब है कि कोalition गवर्नमेंट होगी, उसमें जरदारी साहब भी होंगे, और उसमें वो कह रहे हैं कि नून लीग को 80 सीट्स दी जाएंगी, और पीटीआई का उन्होंने कहा कि वो तो वैसे ही इलेक्शन से फारिग हो चुकी भी है, उसका तो कोई नाम निशान ही नहीं है, और आज़ाद जो उम्मीदवार जीतेंगे, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उनका फिर जाहिर है कि भाव ताव लगेगा और उनसे फिर मुलाकातें लोगों की होंगी, और जो खरीद लेगा ज़्यादा बोली दे के वो उधर चले जाएंगे। तो डू यू सी दिस हैपनिंग? I think they're just trying to build a narrative ताकि लोग उस तरफ सोचने लगें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। They will all be surprised. आपने हुसैन हक्कानी का भी आर्टिकल देखा होगा जो उन्होंने लिखा है। So it is a concerted effort from where I see it कि ये सब ये narrative बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट कर लें शायद यही होने वाला है, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार वो भी थोड़े डिस्करेज हो जाएं, वोटर भी डिस्करेज हो जाए। But I think they're all in for a big surprise. To me it is just an engineered narrative building. ठीक है। अच्छा, एक और आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारी जो ख़वातीन का वहाँ पे मामला चल रहे हैं, उसमें आप देखें कि
कितनी ख़वातीन जो हैं वो अभी तक अंदर हैं, वो अंदर से इलेक्शन भी लड़ रही हैं। उस बेचारी जो हमारी जो बहन है उसको तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया ना, उसको तो यानी उसका पेपर्स ही नहीं लिए। जी वो मरियम साहबा का प्रेशर इतना ज़्यादा था। तो ये जो सूरत हाल है इसमें क्योंकि हम आखिरी राउंड में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि क्योंकि हमारा ये पैनल तो अमेरिका का है, तो अमेरिका में रहते हुए क्या किया जा सकता है? आपने एक तो ये मुझे याद है कि आपने कहा था कि मैं अभी पाकिस्तान जाके वोट डालने जा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल। वो तो ठीक है। लेकिन अमेरिका की तरफ से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे प्रेशर डलवाया जाए कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये बताएँ कि भई ये आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इसमें भी एक कैंपेन जो है उसको ज़रा मेरा ख़्याल है कि अब अगले गियर में जाना चाहिए। जी। जाना तो चाहिए। हैविंग सेड दैट हमारा यहाँ पे काफ़ी बड़ा फिजिशियंस का ग्रुप है। हमने बहुत ज़्यादा पैसे रेज़ करके हमने लॉबी किया कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, ह्यूमन राइट्स के लिए भी, और जनरली जो भी एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड करने के लिए, मगर उसका कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं, which was very sad and disappointing. It was a lot of wasted effort and a lot of wasted money. The US, the current administration back कर रही है उनको, और they are turning a deaf ear to anything that you have to talk about, जो दुनिया में नज़र आ रहा है सबको, आंखें बंद करके नज़र आ रहा है, if they are willfully being ignorant to that. तो वहाँ इस वक्त इस माहौल में तो मुझे कोई नज़र नहीं आता चांस के मजीद तो फिर इसमें जो इसमें फिर ये जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू हुई भी है उसमें फिर ये नहीं तय करना चाहिए कि एज अ कम्युनिटी एज अ ब्लॉक जो है वो रिपब्लिकन्स के हक में वोट दिया जाए और डेमोक्रेट्स को मेक श्योर किया जाए कि वो हारें और ताकि ये पॉलिसी चेंज आ सके। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट चल रही है। ये आप प्राइवेटली भी लोग इसमें बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में भी इस पे बात होती है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप सोचें कि रिपब्लिकन्स को या स्पेसिफिकली ट्रंप को हमारी पॉपुलेशन, पाकिस्तानी मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल वोट नहीं करती थी, वेरी वेरी लिटिल नहीं करती सपोर्ट। थी, हाँ बिल्कुल नहीं इट हैज़ गॉन अप एक्सपोनेंशियली कि जो लोग डाई हार्ड डेमोक्रेट्स थे कि सोच भी नहीं सकते थे कि ट्रंप को कभी वोट करेंगे या रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे, अ लॉट ऑफ देम हैव कन्वर्टेड, सो दे ये हो नहीं सकता कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट करेगी, स्पेशली स्विंग स्टेट्स में उनको काफ़ी नुकसान हो और सकता है। ये काफ़ी मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ेगा क्योंकि असद भाई ये जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसको आपको पता ही है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्विंग स्टेट्स जो हैं और ख़ासतौर पे जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनमें तो आपको पता है कि ये मामला जो है बड़ा काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम वोट जो इस दफ़ा है इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़, एक तो गज़ा की सूरत हाल की वजह से, दूसरा हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से मेरा ख्याल है कि ऑन ब्लॉक वोट करेंगे अगेंस्ट डेमोक्रेट्स। डू यू एग्री विद इट? जी देखें, पाकिस्तानी चूंकि सिर्फ 1 मिलियन के करीब है और मुसलमान 4 मिलियन है, और फिर दूसरी यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी हैं, तो मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि पाकिस्तानियों को कोलैबोरेट करना चाहिए लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एज वेल एज अदर कम्युनिटीज़। मुझे नहीं मालूम चाइनीज़ कम्युनिटी का इस वक्त क्या थॉट प्रोसेस है या क्या है, लेकिन वी शुड रीच आउट टू देम। और बड़े ब्लॉक में हम, अगर आप इंडिविजुअली अपने घर में बाइकआउट कर भी देना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्लॉक बना के करना पड़ेगा। देखिए आपके पास अगर मुसलमान अपना खुद ही देख लेना, अगर 4 मिलियन के करीब हैं मुसलमान, 4-5 मिलियन, और इट मीन्स कि हमारे 3 मिलियन करीब वोट बनते हैं। 3 मिलियन वोट, अभी ट्रम्प जब लास्ट टाइम जीता था वो हजारों वोटों से जीता था, वो लाखों मिलियन। तो हम अगर ऑर्गेनाइज होके अपना फ्रंट फुट पे खेलें और एज अ ब्लॉक हम करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इक्का दुक्का जो है वो नहीं पड़ता। इसीलिए मैं और नसरुल्लाह शायद 2 एक्सक्यूज मी वाहिद लोग थे जब ये शुरू हुआ था 2 साल पहले, तो हमने कहा था कि ये सारा जो एफर्ट है कांग्रेसमैन को सेनेटर के साथ मिलना, उनको करने की स्वे करने की कोशिश करना, इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट। पाकिस्तानी प्रॉब्लम का सलूशन पाकिस्तान में है और वहीं हमें करना चाहिए अपना एफर्ट। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें चूंकि इनिशिएट यहाँ से हुआ था, बल्कि आज तो उन्होंने इमरान खान ने कहा ना कि डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो रबानी साहब आप मुझे बताएं कि इसमें जो सूरत हाल बन रही है, मेरा ख्याल है कि जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वो ये है कि अगर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आती है और वो पहले ही पता चल जाता है कि क्या सर्विस जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं आपको पता ही, हमारे जो आका हैं वो तो अमेरिका के ही हैं,
तो वो जैसे ही चेंज देखेंगे कि वहाँ पे चेंज आ रही है तो यहाँ पे भी वो लूसन अप करेंगे, जैसे डॉक्टर हीरा साहब ने कहा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक तरीका है। और उसमें मैं जो अमेरिका में रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जब तक आप अलायंस बिल्डिंग नहीं करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ, जब तक आप अलायंस बिल्डिंग नहीं करेंगे, इंडिविजुअली तो आप कर नहीं कुछ सकते, लेकिन आप कलेक्टिव एफर्ट जब तक नहीं करेंगे उस तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली कसाना साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। कल भी मैं एक नशिस्त में बैठा था एंड आई एग्जैक्टली सेड द सेम थिंग कि अभी आयोवा के अंदर जो प्राइमरी हुई है, अभी न्यू हैम्पशायर के अंदर, फिर नॉर्थ कैरोलिना के अंदर होनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रम्प रिपब्लिकन का जो इलेक्शन कैंपेन है वो जोर पकड़ता जाएगा और पोल्स ये शो करने पड़े कि मोस्ट लाइकली ट्रम्प इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो इंटेलिजेंस चीफ आए थे यहाँ पर इस गवर्नमेंट के साथ मिले हैं, तो इनके साथ जो वादे बईद इन लोगों ने किए हैं, तो आई पर्सनली फील लाइक दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी क्विकली। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ फैजी साहब और डॉक्टर राहिला ने भी इशारा किया कि मैं खुद ज़ाती तौर पर मिड वेस्ट में पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हूँ और हमारी ये कोशिश है कि हम दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिपब्लिकन को वोट दे। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइस प्रेसिडेंट का भी आना है कि जब वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हो जाएगा ट्रम्प की जानिब से एज ए कैंडिडेट, तो वहां से हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि मोस्ट लाइकली विवेक इज वन ऑफ द गाय हु इज द फ्रंट रनर फॉर दैट पोजीशन। तो वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा ये रास्ता आसान हो जाएगा कि किन कम्युनिटीज के साथ मिलकर हमने इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। समहाउ मुझे लगता है शायद वो विवेक को नहीं लेंगे क्योंकि वो उससे इनसिक्योर फील करेगा। और ट्रम्प जो है वो बहुत पॉजिटिव, वो बड़ा इस मामले में वो बड़ा प्रोटेक्टिव आदमी है, मैं उसको जानता हूँ पर्सनली भी। तो बहरहाल इस पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर हिला आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, असद फैज़ साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और रबानी साहब आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उनको भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे, और ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए बाइस नेमत साबित हों, ना कि बाइस जहमत साबित हों, क्योंकि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं वो जो मामलात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अल्लाह करे कि हमें कोई थोड़ी सी अकल आए और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात कह लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। आप वापडा की बात कर रहे थे ना कि उसने प्रेडिक्शन की है। देखिए, जो इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे, ये उन लोगों में से हैं, आपको चले मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे झिझक हो रही थी नाम लेने में। डॉक्टर शाहिद मसूद हुआ करते थे, वो दिन में हर रोज एक नई प्रेडिक्शन करते थे। उनकी तकरीबन महीने में 30 प्रेडिक्शन होती थी। भाई 30 प्रेडिक्शन करेंगे आप महीने में, तो एक तो सही हो ही जाएगी उसमें से। तो फिर वो दिखाते रहते थे अगले महीने तक, देखो मेरी सही हो गई प्रेडिक्शन। वापडा इज वन ऑफ दोस पीपल। तुम दबा के प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, फिर जो गलती से कोई खुदा ना खास्ता एक सही हो जाए तो फिर उसका ढिंडोरा पीट रहे होते हैं। चलें, मैं डॉक्टर मसूद साहब से पर्सनली मादरत करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए चलें कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर मसूद साहब भी अपने दोस्त ही हैं, चलें छोड़ें उनको, अल्लाह ताला खैर रखे। और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे यूएस में था, आई वाज हेडिंग द एयर बाय यूएस से, तो वहाँ पे अक्सर उनसे मुलाकात भी होती थी। और जो आपका क्या नाम है उसका, अपना के डॉक्टर साहब को भी याद होगा कि उसके फंक्शन में भी वो कई दफ़ा मेरे साथ गए थे, ह्यूस्टन में भी गए थे और दूसरी जगहों पे भी गए थे। बहरहाल ये चलता रहता है, हम सब से गलतियां भी होती हैं सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन एज अ कलेक्टिव जो इनिशिएटिव है वो हमें उसको दुरुस्त रखना है, अपना फोकस जो है वो सही रखना है और आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम पीछे की तरफ बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।